बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन यूनिक प्री एफएससी बायोलॉजी लेक्चर्स। आप सब बच्चे मेरे साथ काफ़ी दिनों से फ़र्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं। अब हम इस वक्त यूनिक नोट्स को डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड्स टू चैप्टर 5। तो उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों ने, मैंने कई दफ़ा ये पहले भी अनाउंस किया विद इन ड्यूरिंग द लेक्चर्स, कि सब बच्चों ने ये पढ़ लिया होगा, ये परचेज़ कर लिया होगा। तो अब एक दफ़ा इसमें से जो मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ से। किताब में तशरीफ़ ले आइए सारे और देखिए कि कौन से क्वेश्चंस हैं और उनसे रिलेटेड क्या एस्पेक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ने हैं और देखने हैं और इम्प्रूव करने हैं। अच्छा, इसमें वैरायटी ऑफ लाइफ में जैसे पहला क्वेश्चन है आप सबकी नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इस वक्त इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया कि मैं बताना चाह रहा था कि आप लोगों को इसमें किस अंदाज में पढ़ना चाहिए। जैसे व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी, तो क्या होता है जी टेक्सोनॉमी? ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो आइडेंटिफिकेशन के साथ, नेमिंग के साथ और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है। अब ये क्या मतलब है आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन? इससे बेसिकली ये मुराद है कि ये वो मेन इफ़ेक्ट्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर देखें इंट्रो को आगे बढ़ाते हुए, ये सवाल ज़रा डिफरेंस है किताब से, इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। फिर देखिए कि इंट्रो को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे बेसिस एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन लिखी है। देखें ज़रूरत क्या है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की? ज़रूरत ये है कि अगर आप ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई ना करें तो क्या होता है कि वो उन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना और उनकी नेमिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए तमाम ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया जाता है। ओके, अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे बेटा हेडिंग दी है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, बेस क्या है? तो बेस है बेसिकली कि आप ये देखो कि कौन से ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं दूसरों से और कौन से ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैं। ये जो सिमिलैरिटी है और डिफरेंस है उसकी बेस के ऊपर आप इनको अरेंज कर दो। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं। होमोलॉगी, मैंने पहले बताया था होमोलॉगी क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट। बायोकेमिस्ट्री, ये वो ब्रांच है जो बेसिकली बायोलॉजी और केमिस्ट्री यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को देख रही है जो इंसान की बका बनते हैं। और ये हमेशा याद रखना मेरे बच्चों ने, चैप्टर 2 मैंने पढ़ा दिया है। वो मॉलिक्यूल्स जो इंसान की बुनियाद हैं वो हैं 4। पहले सबसे वाटर, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। ठीक है, ये 4 हैं। इसके अलावा वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये सब सेकेंडरी चीज़ें होंगी यहाँ पे। अच्छा, देन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया यहाँ पे, गिव नेम्स एंड डेफिनेशन ऑफ वेरियस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो रिकॉल करिए कि इस सवाल के हवाले से मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि हम इस सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को KPCO FGS इसकी बुनियाद के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। इसमें आपने क्या देखना है कि स्पीशीज़ क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, देन जीनस आ जाता है जो इससे बड़ा यूनिट है, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम। इस अंदाज में ये अरेंज हो जाते हैं और एज सच इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसके हवाले से हो गया। देन बेटा मैंने आपको किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर चला गया था, इससे पहले एक सवाल यहाँ पे ऐड किया है। बोर्ड के अंदर पूछा गया गिव द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, मकई। तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न के हवाले से आपने जो है वो यहाँ पे इसको देखा है और समझा है और डेफिनेटली क्लियर भी किया है। देन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के सिस्टम के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्या होता है? वो सिस्टम जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करता है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हो गया। देन आपने इसको अच्छे से अंदाज में करते हुए जो है वो वेरियस ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे एक्सप्लेन्ड हैं, उनको देखिएगा। देन वायरस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, अभी मैंने डिटेल में डिस्कस किया वायरस क्या होता है, वायरसेस के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और उसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, वो है आपके पास विद रिगार्ड्स टू इसके अगले हिस्से में MCQs दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप MCQs देखेंगे और MCQs देखने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेसिकली जो देखेंगे वो देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करता हूँ, यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
तो बेटे ये थे विद रिगार्ड्स टू यूनिक नोट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए, विद रिगार्ड्स टू द लेक्चर्स जो आपने उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस देखे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि एमसीक्यूज़ को सेल्फ अटेम्प्ट करना है, टिक मार्क करना है विदाउट द हेल्प ऑफ द बुक, और अपनी जो जितनी भी नॉलेज आपने लेक्चर की इकट्ठी की उसकी बुनियाद के ऊपर। ठीक हो गया। और फिर आपने उसको अटैम्प्ट करना है। तो इंशाल्लाह जैसे ही उसका टेस्ट स्केड्यूल में आता है वैसे ही मैं उसको ना एक दफ़ा एमसीक्यूज़ को भी और शॉर्ट को आपके साथ एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि आपने उसको कैसे लेके चलना है। तो अब अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है? चैप्टर 6 है किंगडम प्रोकैरियोट्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसके ऊपर। स्लो चलेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नॉलेज जो है वो उसको गेन कर सकें। प्रोकैरियोट, अब ये वर्ड क्या है प्रो और कैरियोट? प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट वर्ड निकला है कैरियन से, तो कैरियन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि ये वो किंगडम है जो उन डिफ़िकल्टीज़ को और उन कन्फ्यूजन्स को और उन मामलात को अवॉइड करता है जिनकी वजह से पहले ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं हो रही थी। तो ये है किंगडम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो सबसे डेफिनेट बात है कि इस किंगडम में वो ऑर्गेनिज़म होंगे जिनमें नो न्यूक्लियस प्लस नो MBO, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल शामिल होगी। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब मैंने आपको बहरहाल एक्सप्लेन कर दिए और आपने सुन भी लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें ये है कि आप किंगडम प्रोकैरियोट्स को क्लासिफाई करते हो दो कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, एक बैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये हैं ब्लू ग्रीन एल्जे। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्जे। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लासिफाई करते हैं फर्दर। बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरीज के अंदर। वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक है आर्ची बैक्टीरिया, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंट्रो है, ज़रा गौर से पढ़िएगा सो दैट आपको बेस बन जाए इस चैप्टर की। और दूसरा है यू बैक्टीरिया। ठीक है, एक है आर्ची बैक्टीरिया और दूसरा क्या है? यू बैक्टीरिया। अच्छा, ये जो आर्ची बैक्टीरिया है इसको बोलते हैं एंशंट बैक्टीरिया, कदीम। ठीक है, एंशंट। और यू बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया को। ठीक है, अब ज़रा इसको देखिए। जैसे ही ये सारे क्लासिफिकेशन दी गई तो इसकी बुनियाद जब आप बच्चे सोचते हो कि ये वर्ड कहाँ से आ गया आर्ची बैक्टीरिया, तो थोड़ा सा इसको ना क्लासिफाई कर दूँ। कई हज़ार साल पहले ज़ेरे ज़मीन गर्म पानी के चश्मे दरियाफ़्त हुए। जैसे अगर आप चित्राल कभी गए हो तो चित्राल से आगे एक वैली आती है, उसको बोलते हैं वादी ब्रोथल। ठीक है, उधर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है। उस वादी में क्या करते हैं लोग कि जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं उनके अंदर अपने मरीज़ों को, जैसे फालिज का कोई मरीज़ है उसको ला के बेटा लिटा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो मरीज़, चूँकि वो गर्म पानी है ना, वो उनके मसल्स को रिलैक्स करता है और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो उसकी पावर से या एनर्जी से मरीज़ 70-80% अपने हाथों की मूवमेंट शुरू कर देते हैं। तो इसलिए लोग उसको शिफा, बेसिकली शिफा अल्लाह ने देनी है, तो तरीक़ेकार दवाई है या और कोई गर्म पानी है या इस तरह की कोई थेरेपी है, तो वो बेसिकली अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी कि वो देखे। तो मैं ये बता रहा था कि तकरीबन कोई हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, ठीक है, जो गर्म पानी के चश्मे हैं, यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया देखे गए जो 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टॉलरेट करने की एबिलिटी रखते थे। 120 डिग्री सेल्सियस था। अब जो 120 तक वो टेम्परेचर टॉलरेट करने की एबिलिटी रखते थे तो वो तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि आप रिकॉल करो, आप पानी को बॉयल करते हो या दूध को पेस्चराइज करते हो
पेस्चराइजेशन क्या होता है, चैप्टर 5 में भी थोड़ी सी इंट्रो दी थी आपको। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स को स्ट्रॉन्ग हीटिंग से जर्म फ्री या बैक्टीरिया फ्री कर दिया जाता है। उसमें मैंने फिर दो आपको बताए थे, एक जो टेम्परेचर बताया था आपको पेस्चराइजेशन में, इधर लिख देता हूँ नॉलेज के लिए, पेस्चराइजेशन वर्ड स्पेशली इस्तेमाल किया लुइस पैस्चर ने, अपना नाम बड़ा पसंद था उसको, अपने नाम से उसने ये वर्ड निकाला है, और इसमें जो है वो एडवर्ड जेनर का डेफिनेट काम है। उसके बाद फिर आगे वैक्सीनेशन है, फिर उसके बाद पेस्चराइजेशन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें मिल्क, चीज़ एक्सेट्रा शामिल है। टेम्परेचर बेटा याद रखना 62 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड और 71 डिग्री सेल्सियस, बल्कि 62 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स और 71 जो है वो 15 सेकंड। इस टेम्परेचर के ऊपर अगर दूध को या इस तरह की और डेयरी प्रोडक्ट्स को हीट किया जाए तो उनके अंदर जो बेसिक एबिलिटी है जर्म फ्री होने की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से बेटा क्या होता है कि चूँकि वो जर्म फ्री हो जाती हैं तो वो माइक्रोब फ्री होती हैं। लेकिन गौर करो कि आर्ची बैक्टीरिया जिसको बोल रहे हो एंशिएंट बैक्टीरिया, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से, वो एग्जिस्ट करेंगे इस टेम्परेचर के ऊपर। इनफैक्ट वो 120 के ऊपर भी एग्जिस्ट करेंगे, जो मोर और लेस स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर है, जिसमें स्टरलाइज किया जाता है, बेसिकली स्टरलाइजेशन होती है, ठीक है। याद रखिएगा इसको और मिस नहीं किया करना इसको कि ये आर्ची बैक्टीरिया हैं क्या। नाउ ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं, तो इसका मतलब इनमें ये भी करैक्टर हैं और मैक्स 100 तक ये एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे इस वक्त की नॉलेज के मुताबिक आपको थोड़ा सा मेरे पुत्र इक्विप करूँ, आप अगर ऑल्पर का डब्बा ख़रीदें तो ऑल्पर के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि इसको हमने न्यूट्री हीट किया है। अब ये क्या होता है, 148 डिग्री सेल्सियस पे अगर 2 सेकंड दूध को या इससे रिलेटेड किसी भी डेयरी प्रोडक्ट को आप हीट करें तो ये एब्सोलूट जर्म फ्री हो जाता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर देख लो कितना है, 148। इतने हाई टेम्परेचर को अटेन करने के लिए ख़ास प्लांट्स की ज़रूरत है जो हर कंपनी के पास नहीं है। वो जिस भी कंपनी के पास है वो फिर अपने आप को इस अंदाज से मेंटेन कर लेती है कि वो उसको ऐसा कोई भी इसमें मसला मसाइल नहीं होते और वो स्मूथली अपना प्रोसेस चलाती रहती है, ठीक है। तो ये तो थी इंट्रो इसकी। अब हम शुरू करते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स का सबसे पहला टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी, यानी कि बैक्टीरिया को डिस्कवर कहाँ से किया गया या किस वे में और किस अंदाज में बैक्टीरिया की डिस्कवरी आप यहाँ पे जानेंगे और देखेंगे। तो मैं इसमें ये करूँगा कि मैं आपको हेडिंग्स और पॉइंट्स बताऊँगा। आपने ये करना है कि उन हेडिंग्स और पॉइंट्स को इस वक्त शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेना है। हर हेडिंग और हर पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन होगी। अच्छा, सबसे पहले जो बेसिक वर्क है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जो लिखना चाहिए, बैक्टीरिया की डिस्कवरी इज लिंक्ड विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली टाइनी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखने के काम आता है। मेरे हाथ पे इस वक्त कितने हज़ार बैक्टीरिया होंगे मुझे नहीं पता, अल्लाह ने अलार्म नहीं लगाया हुआ हमारे पास, यानी कि हम नहीं जान सकते कि हमारी जो हाथ हैं या हमारे मुंह पे इस वक्त कितने बैक्टीरिया हैं, कोई अलार्म सिग्नल मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो ये है कि फिर हम इसको कैसे पता लगे कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रोब है। तो माइक्रोब को जानने के लिए सबसे पहले क्या है कि माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और माइक्रोस्कोप जो सबसे ज़्यादा मतलब देखी गई और जानी गई वो किसकी थी? रॉबर्ट हुक की, जिसको 1665 में डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया और एज सच फिर उसको इस्तेमाल किया गया टाइनी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, ठीक है बेटा, याद रहेगा मेरे बच्चों।
तो ये सबसे पहले ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्कवरी है ये किस अंदाज में और किस बेस के ऊपर यहाँ पे दी हुई है, ये सबसे पहले आनी चाहिए आपको। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो इसमें तो रॉबर्ट हुक का मैंने आपको बता दिया कि उसने माइक्रोस्कोप डिस्कवर की, तो उसके बाद ही हॉलैंड में, डच वर्ड है हॉलैंड का, एक बंदा काम कर रहा था, उसका नाम पूरा लिखा हुआ है, अगर आपने पूरा सुनना है तो पूरा सुन लीजिए, एंटनी वैन लेeuwenhoek। तो बेसिकली बायो में जो इंग्लिश का लास्ट वर्ड होता है नाम का, वो इम्पोर्टेंट होता है। एंटनी वैन लेeuwenhoek, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है? लेeuwenhoek। अच्छा, लेeuwenhoek ने 1673 में सबसे पहले, ही वॉज द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स में उसने जो दो चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, जो उसने देखी और उसने फिर दुनिया को बताया, वो थी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ उसने देखा और ये फिर उसने दुनिया को बेटा जी बताया भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था इसके अंदर ही कि एंटनी वैन लेeuwenhoek ने इस्तेमाल क्या किया इसके साथ, उसने इसको देखने के लिए इन माइक्रोब्स को, ही यूज्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, टू ऑब्जर्व दीज स्मॉल, यू कैन से माइक्रोब्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए उसने उनकी एक्यूरेट जो उसको तस्वीर नज़र आ रही थी वो ड्रॉ किया। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद जब वो ड्रॉ हो गई और वो क्लियरली डिपिक्ट हो गई कि ये है, इसमें ये नज़र आ रहा है, तो उसने उन स्मॉल जो छोटे छोटे क्रिएचर्स उसको नज़र आ रहे थे, उनका नाम रख दिया। क्या नाम रखा? एनिमल्क्यूल्स। ठीक है, छोटे जानवर जो माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अब ज़रा गौर करें कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने ये पढ़ाया कि एंटनी वैन लेeuwenhoek जो वो इंसान था, या वो डच हॉलैंड का साइंटिस्ट था, जिसने सबसे पहले माइक्रोब्स को रिपोर्ट किया। और माइक्रोब्स की रिपोर्टिंग मैंने आपको मेरे बच्चों बता दी कि वो रिपोर्टिंग किसके ऊपर बेस करती है? माइक्रोस्कोप के ऊपर। उसने सबसे पहले छोटी छोटी ड्राइंग्स देखी और ड्राइंग्स देखने के बाद छोटे क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उनका नाम रख दिया। क्या नाम रखा? एनिमल्क्यूल्स। ठीक है, अच्छा, देन उसने फर्स्टली जो इसको ऑब्जर्व किया, MCQ भी है ये, फर्स्टली ऑब्जर्व्ड दीज क्रिएचर्स इन रेन वाटर। बारिश के पानी में जब उसने बारिश के पानी का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया तो उसको ये नज़र आ गया। देन उसने उसके बाद उसी जो पार्टिकल से या क्रिएचर से उनको विनेगर में, इन्फ्यूजन में, अब ये दोनों वर्ड्स आने चाहिए आपको। विनेगर क्या होता है? सिरका। इन्फ्यूजन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का एक मिक्सचर। और इसके अलावा स्लाइवा में भी और मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में देखें। स्लाइवा क्या होता है? वर्ड आ गया तो थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लो। स्लाइवा थूक है बेटा, ये जो हमारे मुंह में लुआब फिर रहा है, जो लुआब कहलाता है, उसको ये स्लाइवा बोलते हैं। और स्लाइवा ग्लाइकोप्रोटीन है बेसिकली, म्यूकस इसमें होता है, और म्यूकस आपको पता है सिक्रीशन है, और सिक्रीशन ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन है चैप्टर 2 के मुताबिक। तो ये हमारे पास है विद रिगार्ड्स टू एंटनी वैन लेeuwenhoek, द फर्स्ट मैन हु वर्कड ऑन द बैक्टीरिया एंड रिलेटेड माइक्रोब्स। उसने क्या किया? उसने एक छोटी सी माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की, ड्राइंग्स बनाई, छोटे छोटे क्रिएचर्स देखे और उसके बाद उन क्रिएचर्स को उसने एनिमल्क्यूल का नाम दे दिया। फर्स्टली ऑब्ज़र्व किया उनको रेन वाटर के अंदर, और फिर उसके बाद उसको विनेगर में, इन्फ्यूजन में और स्लाइवा में, इन चीज़ों के अंदर भी ऑब्ज़र्व किया और फाइनल अपनी रिपोर्टिंग की। ठीक हो गया? ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू एंटनी वैन लेeuwenhoek और उसकी कंट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट, मज़ीद इसके ऊपर किसने काम किया और उसके ऊपर क्या है वो फिर आप नेक्स्ट देखते हैं।
सो एंटनी वैन लेवनहुक के बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स वाज फर्दर कन्फर्म्ड बाय लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर ये वही बंदा जिसने पैस्चराइजेशन की टेक्निक डिस्कवर की थी। लुइस पास्चर ने वर्किंग शुरू की और उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की। डिस्कवरी क्या होती है? किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना कि वो देखने में कैसी नज़र आ रही है। और उसने बेटा किस में डिस्कवरी की? इसने डिस्कवरी की माइक्रोबायोलॉजी में और मेडिसिन में। ये आप दोनों वर्ड्स के ना मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हो आप लोग मेरे साथ, तो आना चाहिए। थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो 3 तरह के माइक्रोब्स बहुत कॉमन है। कौन से? बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई, और एज सच वो ही एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये हो गया। सेकंड वर्ड है मेडिसिन। मेडिसिन को ड्रग बोलते हैं वो चीज़ें जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफियर करें और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से एलिमिनेट कर दें, उनको बेटा जी बोलते हैं मेडिसिन या ड्रग्स। ठीक है, और ड्रग्स को पढ़ने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड का नाम है फार्माकोलॉजी। मेरे बच्चे प्री मेडिकल करने के बाद डॉक्टर बनना चाहेंगे, तो प्री मेडिकल के बाद जब बच्चे डॉक्टर बनने की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले वो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं 2 साल, और वहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ड्रग किस बीमारी में देनी चाहिए। जैसे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक देनी चाहिए, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो उसको एंटीवायरल देना चाहिए, और अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उसको एंटी फंगल देना चाहिए। इस वे में इसको क्लासिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो उसने माइक्रोबायोलॉजी में भी काम किया और मेडिसिन में भी काम किया। गर्ज है कि जो उसकी मेन अचीवमेंट थी लुइस पास्चर की, वो थी वैक्सीन डेवलपमेंट। ठीक है बेटा जी, अब मुझे ये बताइए वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इज नथिंग एल्स बट वीकेंड या डेड पैथोजेंस का मिक्सचर है। ठीक है, वीक या डेड पैथोजेंस का मिक्सचर है, जिसके अंदर बेसिकली आप ये देखते हो कि कौन से माइक्रोब्स वीक हैं। मतलब ये कि कौन से वो अप्रॉक्सीमेटली डेड हैं। आप क्या करते हो कि आप उनको इंजेक्ट कर देते हो इंसान के ब्लड में। जब आप उनको इंजेक्ट करते हो तो व्हाट नेक्स्ट देन? इंजेक्शन के फौरी तौर पे इंजेक्शन के बाद व्हाट हैपन्स इज़ कि आप ये देखते हो कि उनके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं, और उन एंटीबॉडीज़ की डेवलपमेंट की वजह से बॉडी में एक नए अंदाज में सारा प्रोसेस चल पड़ा है कि आइंदा जब भी वो इन्फेक्शियस एजेंट्स आते हैं तो उनका कोई भी असर बॉडी के ऊपर नहीं होता। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये था विद रिगार्ड्स टू वैक्सीनेशन। उसने जो वैक्सीन्स डेवलप की वो किसके लिए थी? नंबर 1 एंथ्रैक्स, तेज़ी से फैलने वाली डिज़ीज़। अगर ये डिज़ीज़ किसी को हो जाए तो उसमें मल्टीपल सिम्टम्स हैं, जिनमें कॉमन सिम्टम्स फीवर होता है। फीवर बुखार क्यों हो जाता है हर बीमारी में? क्योंकि बुखार एक अलामत है कि बॉडी की नॉर्मल वर्किंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो नॉर्मली उस अंदाज में काम या वर्किंग नहीं जारी है जैसे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो एक तो एंथ्रैक्स के हवाले से हो गया। सेकंड फाउल कॉलरा। ये क्या होता है फाउल कॉलरा? ये एक ऐसी बीमारी है जो टर्की में या बर्ड्स में होती है। ठीक है, टर्की या बर्ड्स में। इसमें बेटा क्या होता है कि इन परिंदों को फीसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, मोशंस लग जाते हैं, इसके अलावा इनको बुखार हो जाता है, और ऐसा ये इसी वे में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं फाउल कॉलरा, या इससे रिलेटेड जो भी ये प्रॉब्लम है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा थर्ड बीमारी जिसके ऊपर इस बंदे ने वैक्सीन डेवलप की वो थी रेबीज़। पागल कुत्ते के, पागल बिल्ली के, फॉक्स के या ऐसा इससे रिलेटेड चीज़ों के ये फैलती है। रेबीज़ को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ये क्या होता है हाइड्रोफोबिया? ये एक वो कंडीशन है जिसमें अगर कोई भी रैबिट डॉग अल्लाह ना करे किसी को काट जाए, उसकी वजह से व्हाट हैपन्स इज़ के
वो जो बंदा होता है उसके अंदर ये वायरस फैल जाता है, राइट। उसकी वजह से क्या होता है कि डिज़ीज़ कॉज करता है, और डिज़ीज़ इतनी सीवियर होती है कि अगर वैक्सीन ना लगवाई जाए तो वैक्सीन ना लगने की वजह से बेसिकली इंसान की डेथ भी हो सकती है और वो मसाइल का शिकार भी हो सकता है। यहीं पे उस बंदे ने ख़त्म नहीं किया इसको, उसने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दी वैक्सीन डेवलपमेंट के बाद पेस्चराइजेशन में। व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन? A standardized technique used to basically make milk and dairy products। इस टेक्निक में क्या होता है कि मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स को हीट किया जाता है। ये देखें मैंने इधर लिखा हुआ है 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, 71 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड्स के लिए। इस हीटिंग से होता क्या है कि जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम यानी कि जिस भी दूध में या जो भी चीज़ है उसमें जो भी मसला होता है वो अवॉइड कर दी जाती है और वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेस्चराइजेशन टेक्निक। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है, उस बंदे ने फर्मेंटेशन में भी काम किया। ये बेटा क्या होता है फर्मेंटेशन? ये एक ऐसी कंडीशन है फर्मेंटेशन जिसमें इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। What is anaerobic respiration? It is a kind of respiration जिसमें आप ये देखते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट द ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, और डेफिनेटली उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी आ जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है और लैक्टिक एसिड भी आ जाती है। जो बेकरी आइटम्स के लिए, जो ब्रूइंग के लिए, जो शराब बनाने के लिए या और इस तरह की चीज़ों के लिए, उसमें आप जो बात करते हो वो इसकी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, जिसमें CO2 रिलीज़ होता है और डेफिनेटली वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है और इसके अलावा अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा लास्ट इस बंदे की कंट्रीब्यूशन है कि इसने ये प्रूव किया, इस बंदे ने ये प्रूव किया कि माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीज़, ठीक है। उसने ये कैसे साबित किया कि ये माइक्रोब ये बीमारी कॉज कर सकता है? जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ। एक सैल्मोनेला टाइफी नाम सुना है मेरे बच्चों ने? सैल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कॉज करता है, ठीक है, टाइफॉइड। देन विब्रियो कॉलरा, अभी मैं कुछ बीमारियां आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कॉलरा कॉज करता है, ठीक है, कॉलरा। देन और भी जेहन में आए तो ज़रा सोचें थोड़ा सा, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी क्या कॉज करता है? नमूनिया, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सब के देखें तो मैं जीनस कैपिटल लिख रहा हूँ, स्पीशीज़ नेम स्मॉल लिख रहा हूँ। ये क्या कॉज करता है? टीबी। गर्ज़ है कि ये प्रॉब्लम एज सच इस तरह एग्जिस्ट करती है कि वेरियस माइक्रोब्स के नाम कर लीजिए और उनकी आप स्पेसिफिसिटी देख लें तो आपको पता लगता है कि जो सारी वर्किंग लुइस पैस्चर ने की थी उसमें उसने यहाँ पे देखा था कि कौन से माइक्रोब्स कौन सी डिज़ीज़ कॉज करते हैं और एज सच किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो उससे उसको ये बड़ा क्लियरली पता लग गया था कि कौन से माइक्रोब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो कौन सी डिज़ीज़ कॉज करते हैं और उनके क्या मामलात हैं और कैसे वो इसको लेकर चलते हैं। बेटा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेक्चर क्लोज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जितनी भी बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ हैं उन डिजीज़ का वाहिद हल सफाई है। सफाई निस्फ ईमान है, स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते आए हैं। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई नहीं है तो आपके अंदर निफासत नहीं है, आप अपने आप को साफ तसव्वुर ही नहीं कर रहे हो। ये सब वो बातें हैं जो आप बहुत डिटेल में पढ़ भी चुके हो, जान भी चुके हो और समझ भी चुके हो। अच्छा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी माइक्रोबियल अटैक को रोकने के लिए
आप अपने आप को साफ़ रखिए। रोज़ का नहाना, अगर नहीं रोज़ नहा सकते तो अल्टरनेट डेज़ पे नहाना बॉडी के लिए अशद ज़रूरी है। बॉडी साफ़ होती है, माइक्रोब्स और वायरसेस जो पसीने की वजह से, आजकल गर्मी का मौसम है, ये सब कुछ लगे होते हैं बॉडी से, उतर जाते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर कर लें। इसके अलावा और बहुत सारी जो बीमारियां, जैसे बहुत सारी वायरल डिजीज़ आजकल हैं, उनका भी वाहिद इलाज देखें। जैसे हर वक्त मीडिया चला रहा है, हाथ बार बार धोएं, किसी से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे से दूर रहें, फ़लाँ करें, ऐसे करें, वैसे करें। ये सब क्या है? ये सब उस बीमारी से बचने का तरीक़ाकार है। बचाना, शिफा भी अल्लाह ने देनी है और बीमारी से डेफिनेटली, लेकिन एहतियात इंसान के ऊपर है। क्यों? क्योंकि एहतियात ही जो है वो इंसान को आती है, और एहतियात हमेशा किससे सीखता है इंसान? तालीम से। ठीक है, जहालत में एहतियात नहीं आती है। तो कोशिश ये करिए कि अपने आप को साफ़ रखें। खाना खाने से पहले हाथ लाजमी धोएं, वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ लाजमी धोएं। उससे क्या है कि आप सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं, और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ से भी बच जाएंगे और मसाइल का शिकार कम से कम होंगे। ये था बेटे आज का लेक्चर। हमने चैप्टर 6 की इंट्रो शुरू कर दी है, और चैप्टर 6 की इंट्रो पढ़ते हुए मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया है दो चीज़ें। एक तो मैंने आपको पढ़ाया है एंटनी वैन लीवनहुक की डिस्कवरी, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है कि लुइस पैस्चर ने जो पेस्चराइजेशन टेक्निक दी थी, उसके अलावा उसने फर्मेंटेशन पे क्या काम किया और मुख्तलिफ अंदाज में क्या काम किया। लाइन बाय लाइन किताब को पढ़ लीजिएगा। यूनिक नोट्स को ज़रूर साथ साथ कंसिडर किया करें, उसमें से पढ़ा करें, और कोशिश किया करेंगे आप में इम्प्रूवमेंट आए इससे। उम्मीद करता हूँ कि ये आप सबके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।